और मायावती को भी पता है कि अगर वह इंडिया गठबंधन में बिना शर्तों के शामिल होंगी तो उनके साथ भी 2024 के लोकसभा चुनाव में खेला हो सकता है। जहां पर राम मंदिर के मुद्दे के साथ भाजपा उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली है, वहीं पर यही राम मंदिर का मुद्दा उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक को एक साइड करेगा और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी इसी मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ रखने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति और दिल्ली की सत्ता पर बैठना है तो उत्तर प्रदेश जीतना पड़ेगा। 543 लोकसभा सीटों वाले भारत में 80 सीटें लोकसभा की उत्तर प्रदेश से आती हैं। ऐसे में अगर आपको दिल्ली की सत्ता को अपने पास रखना है तो इन 80 सीटों पर जादूगरी दिखानी पड़ेगी। और उत्तर प्रदेश की राजनीति जो लगातार धार्मिक और जातीय आधार पर होते आई है, ऐसे में यहां की राजनीति में अपनी पैठ बना पाना आसान नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसी पार्टी है जिसका वोट बैंक उसके साथ लगातार इंटैक्ट रहा है। हम बात कर रहे हैं बसपा सुप्रीमो मायावती की। जी हां, मायावती ने जब अपने जन्मदिन के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि वह 2024 के लोकसभा चुनाव को अकेले लड़ेंगी, उसके बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं के दौर गर्म हो गए कि आखिर मायावती के इस ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति किस दिशा में जाएगी। दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम मायावती के इसी ऐलान के बारे में एनालिसिस करेंगे और 3 पर्टिकुलर यहां के सेगमेंट में हम इस बात को समझेंगे। जहां पर हमारा पहला सेगमेंट 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग शेयर पर रहेगा, वहीं पर दूसरा इंडिया गठबंधन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और तीसरा मायावती का यह ऐलान उनके किस आने वाले समय में राजनीति को साध रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं देश विदेश। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 1990 के बाद से जातीय और धार्मिक यह दोनों आधार रहे हैं। जहां पर राम मंदिर का मुद्दा एक प्रमुख मुद्दा रहा है, वहीं पर राम मंदिर मुद्दे की काट के साथ यहां पर ओबीसी और दलित की राजनीति की शुरुआत होती है। काशीराम और मुलायम सिंह यादव एक दौर में एक साथ चुनाव लड़ चुके थे। ऐसे में यहां पर राजनीति जातीय और धार्मिक दोनों रह चुकी है। 2014 के लोकसभा चुनाव की अगर चर्चा करें तो आपने देखा कि इस लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी एक तरफ थी, बीजेपी और समाजवादी पार्टी यह भी अपने अपने तरफ से चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन जब 2014 में मोदी लहर पूरे देश में गूंज रही थी, उस दौर में उत्तर प्रदेश के बारे में अंदाजा लगा पाना आसान नहीं था। किसी ने नहीं समझा था कि यहां पर बीजेपी को 71 लोकसभा सीटें मिलेंगी। अगर हम यहां पर वोट शेयर को देखें तो आप एक चीज नोटिस कर पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक लगभग 21% है और अगर हम बीएसपी के कोर वोट बैंक की बात करें तो यह लगभग 19% आता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में अगर आप वोट बैंक को ध्यान से देखेंगे तो बीजेपी को 71 सीटें यहां पर लोकसभा की मिली थी और उनको उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वोट भी मिले थे। लेकिन अगर आप इस बात को समाजवादी पार्टी के टर्म में देखेंगे तो उनको लगभग 22.3% वोट मिले थे। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन फिर भी उनके पास 19.5% वोट थे। वहीं पर कांग्रेस 7.5% वोट के साथ 2 सीटें पाई थी और बीजेपी की एलआई अपना दल, उसको मिले थे 1% वोट और उसने यहां पर 2 सीटें जीती थी। लेकिन फिर 2019 का चुनाव आता है। उत्तर प्रदेश में राजनीति का एक नया दौर, मायावती और अखिलेश यादव एक मंच पर आते हैं, बुआ और भतीजे की जोड़ी बनती है। इन चुनावों के बाद यह लग रहा था कि बीजेपी के सीट तो यहां घटेंगे, उनका वोट बैंक भी यहां पर काफी कम हो जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आता है, इस रिजल्ट के बाद एनालिसिस कुछ और निकल कर आती है। बीजेपी के वोट शेयर तो बढ़े लेकिन उनकी सीटें 9 कम हो गई थी। वहीं पर समाजवादी पार्टी जो कि 2014 में अपने दम पे चुनाव लड़कर 22.5% के आसपास वोट पाई थी, वहीं पर इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को 18% के आसपास वोट मिले और उनको केवल 5 सीटें मिलती हैं। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी
जो कि 2014 के चुनावों में एक भी सीट नहीं पाई थी, उसके वोट बैंक लगभग वही रहते हैं और 19.5% वोट के साथ उन्हें 10 सीटें मिलती हैं। ऐसे में अखिलेश यादव और मायावती के बीच में कलह का दौर शुरू होता है। अखिलेश यादव ने यहां पर एक बात कही कि मायावती ने अपने कैडर के सामने यह संदेश नहीं दिया कि उन्हें समाजवादी पार्टी को वोट देना है। अगर आप मायावती के वोट बैंक को देखेंगे तो यहां पर जाटो कम्युनिटी मायावती का कोर वोट बैंक है और जब 2019 का चुनाव हो रहा था उस दौर में मायावती का वोट बैंक अखिलेश यादव की तरफ नहीं गया था, जबकि अखिलेश यादव का वोट बैंक मायावती के पास साफ साफ जाता दिखाई दिया था और यहीं से उत्तर प्रदेश की राजनीति 3 ध्रुवों में बंट जाती है। एक तरफ बीजेपी, एक तरफ समाजवादी पार्टी और एक तरफ बीएसपी। ऐसे में जब इस बार इंडिया अलायंस बना तो इंडिया अलायंस में मायावती के रोल को लेकर लगातार डिस्कशन हो रहा था। तो अब यहां पर हम लोग अपने दूसरे सेगमेंट में आते हैं कि आखिर इंडिया अलायंस और मायावती को लेकर क्या खबरें हैं। देखिए, जब इंडिया अलायंस बना तो इंडिया अलायंस में जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी वह एक मंच पर आ गई थी, लेकिन आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा यह इंडिया गठबंधन में आने को तैयार नहीं हो रही थी। इसके पीछे जो मुख्य कारण था वह थे अखिलेश यादव। 2019 के चुनाव में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के वोट जब अखिलेश यादव को नहीं मिले और उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में अच्छी सीटें नहीं जीत पाती है, उसके बाद से ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में दिक्कतें शुरू हो चुकी थी। अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन में साफ कह दिया था कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी तो उसके बाद वह इंडिया गठबंधन में रहने के विषय पर विचार करेंगे। इस बात को सुनकर मायावती भी काफी गुस्से में आई और उन्होंने अखिलेश यादव के लिए गिरगिट जैसे शब्द का प्रयोग कर लिया था। अब आप यह समझ सकते हैं कि इंडिया गठबंधन में मायावती को लेकर एक आम राय नहीं बनी है। अखिलेश यादव खुलकर मायावती का विरोध इंडिया गठबंधन में कर रहे थे। इधर मायावती को भी पता है कि अगर वह इंडिया गठबंधन में बिना शर्तों के शामिल होंगी तो उनके साथ भी 2024 के लोकसभा चुनाव में खेला हो सकता है। ऐसे में अखिलेश यादव और मायावती यह दोनों अपनी राजनीतिक रसूख को बचाने के लिए एक दूसरे के साथ आने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस फंसती दिख रही है। कांग्रेस यह 2 नावों पे पैर रखने का प्रयास कर रही थी। कांग्रेस को लग रहा था कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर वह 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में टक्कर दे देंगे। ऐसे में जब मायावती ने यह ऐलान कर दिया कि वह इस चुनाव को अकेले लड़ने वाली हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब क्या परिवर्तन आएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं तो यहां पर एक बात आपको यह दिखेगी कि उत्तर प्रदेश में जब भी 2 ध्रुवों के बीच में चुनाव होता है तो ऐसे में बीजेपी के साथ दिक्कतें होती हैं, क्योंकि बीजेपी को लगभग वोट मिलते हैं 43-44%। ऐसे में पूरे वोट दूसरी पार्टी को मिल जाते हैं। इस तरीके से बीजेपी की सीटें घटती हुई आपको दिखाई देंगी, जैसे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ था कि बीजेपी को 9 सीटों का घाटा हुआ था। ऐसे में वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर राजनीति अब 3 तरफ होने वाली है। ऐसे में सबके अपने अपने वोट बैंक हैं। जहां पर राम मंदिर के मुद्दे के साथ भाजपा उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली है, वहीं पर यही राम मंदिर का मुद्दा उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक को एक साइड करेगा और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी इसी मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ रखने का प्रयास करेंगे। जहां पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मायावती दलित और मुस्लिम को साथ रखने का प्रयास कर रही हैं, वहीं पर अखिलेश यादव एनडीए के आधार पर चुनाव लड़ेंगे, जो कि है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। ऐसे में उत्तर प्रदेश में वोट बढ़ते हुए दिखेंगे और इन बढ़ते हुए वोट का फायदा केवल और केवल बीजेपी को दिखेगा। ऐसे में हो सकता है कि अगर मायावती, जिन्होंने ऐलान किया कि वह अकेले लड़ेंगी, उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको बीजेपी की सीटें अगर बढ़ते हुए दिख गई तो किसी को भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलेगी जरूर। दोस्तों, अब यहां पर हम लोग अपने तीसरे सेगमेंट पर आते हैं कि आखिर मायावती ने कैसे एक तीर से 3 निशाने साधे हैं। चलिए पहले बात करते हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव खुलकर इंडिया गठबंधन में मायावती का विरोध कर रहे थे। ऐसे में
अखिलेश यादव के रसूख को कम करने के लिए मायावती ने अपना यह एजेंडा सेट किया कि वह 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी। तो उनका पहला निशाना अखिलेश यादव थे, जो कि आराम से उनके लिए सध गया। मायावती ने यहां पर दूसरा निशाना साधा कांग्रेस पार्टी के ऊपर। कांग्रेस पार्टी, जिसका उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में वोट प्रतिशत लगभग 6% के आसपास है और केवल एक सीट पर उनका प्रभाव दिखाई दे रहा है, ऐसे में कांग्रेस को यह लग रहा था कि वह समाजवादी पार्टी को ब्लैकमेल कर सकती है बीएसपी के साथ जाकर। ऐसे में मायावती ने कांग्रेस की इस स्ट्रेटजी को उत्तर प्रदेश में फेल कर दिया। और अगर बात करें मायावती के तीसरे और सबसे बड़े निशाने की, मायावती ने यह कहा था कि भाई हम बिना श्योरिटी के किसी के साथ नहीं जा सकते, हमारे लिए कुछ भी यहां पर होना चाहिए, हमें पता हो कि हमारा रोल क्या है। ऐसे में मायावती ने अपने आप को अकेले यहां पर रखकर एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के साथ अपने ऑप्शंस ओपन रखे हैं। प्री पोल अलायंस ना सही, पोस्ट पोल अलायंस तो होगा। अगर एनडीए की सरकार बनती है तो वो इनडायरेक्टली एनडीए को सपोर्ट करेंगी, और अगर इंडिया की सरकार बनती है तो इंडिया गठबंधन को वह बाहर से सपोर्ट करते दिख सकती हैं, और हो सकता है अपने लिए वह यहां पर कोई पद भी मांग लें। इस तरीके से मायावती ने अकेले लड़ने के आधार पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक तीर से 3 निशाने साध लिए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति ही चलती है दोस्तों ऐसे, और उत्तर प्रदेश की राजनीति आने वाले समय में और इंटरेस्टिंग होगी। राम मंदिर के साथ साथ दलित अल्पसंख्यक का मुद्दा भी 2024 के चुनावों में प्रमुखता से उभरेगा, और तब देखना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2024 में क्या भाजपा अपने प्रदर्शन को दोहरा पाएगी या फिर बहुजन समाज पार्टी और इंडिया अलायंस के सामने घुटने टेक देगी, और मायावती क्या 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद किंग मेकर बन पाएंगी, यह सब जानेंगे आने वाले समय में। तो याद रखिए अपने दोस्त सुधांशु को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।